आज हम लोग ट्राई करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मोड। लॉन्जिट्यूडनल मोड हम लोग ने डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स पढ़े थे, उसमें से जो फर्स्ट वन है लॉन्जिट्यूडनल मोड एंड सेकंड वन इज दैट इज ट्रांसवर्स मोड, राइट। तो लॉन्जिट्यूडनल मोड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे, राइट। उसके बाद हम ट्रांसवर्स मोड्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो जस्ट एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ रेजोनेटर। तो बेसिकली होता क्या है मोड्स, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज नोन एज रेजोनेटर कैविटी मोड्स। रेजोनेटर वी कैन से और कैविटी मोड्स कह सकते हैं। तो उसके फिजिकल डायमेंशन के बेसिस पे दो तरह के हमने मोड्स स्टडी किए थे, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो जो भी उस कैविटी के इनसाइड में जो भी पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल मोड्स, एक्सियल मोड्स भी इसको हम कहते हैं, राइट। तो उसी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उस मोड्स की उस जो वेव है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिफरेंट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो आप लोग को ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेटर डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल कैविटी डिस्कस किए थे, जो एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल कैविटी जो टॉपिक पढ़े थे उसमें 5 टाइप्स के डिस्कस किए थे, राइट। तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे उसको हमने डिफरेंट कैविटी एक्सप्लेन किए थे वहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर उसमें से एक डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ सिंपल प्लेन मिरर लेजर कैविटी। The possible modes are those for which the separation distance between the mirror, that is L, is an integral multiple of half the wavelength of length lambda. That is L is equal to m lambda by 2. एक बार मैं डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके डेरिवेशन में इस फर्स्ट वाले को हम प्लेन पैरेलल कैविटी की बात कर रहे हैं, जिसमें की जो लेंथ है उसका L है, इसको हमने कंसीडर कर लिया, राइट। तो इसको माइंड में रखिएगा। उस केस में जो L होगा दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, वेयर m is known as that is the mode order, that is the integer and that is known as mode order। जिस तरह से आप डिफ्रैक्शन में पढ़ रखे हैं, डिफ्रैक्शन में एक इक्वेशन पढ़े थे ना, 2d sin theta is equal to 2d sin theta is equal to n lambda, और n क्या था, ऑर्डर था डिफ्रैक्शन के में, कौन सा ऑर्डर है डिफ्रैक्शन का, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। यहाँ n की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो उस कैविटी के इनसाइड में, उस रेजोनेटर के इनसाइड में जो वेव ऑसिलेट हो रहा है, राइट, उसका कौन सा ऑर्डर है, राइट, दैट इज द मोड ऑर्डर। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर वेवलेंथ का फॉर्मुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन n, जस्ट सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, और 2l अपॉन n, राइट। सो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने मालूम है कि मीडियम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी दैट इज v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड mu is equal to c upon mu is the c upon v होता है, और ये mu क्या है, that is the refractive index of that medium in resonator, right। इस मीडियम के इस रेजोनेटर के इनसाइड में जो एक्टिव मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu, right। c is the speed of light and mu is the frequency, this is the v is the speed of light in a particular medium, right। so v is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू। तो यहाँ पर v की वैल्यू c अपॉन हमने म्यू रख दिया और म्यू m लैम्डा, यहाँ पर m सबस्क्रिप्ट में इसलिए यूज कर रहे हैं सेपरेट की, एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर हम इसको मोड से कोरिलेट करेंगे, m स्टैंड्स फॉर मोड, और इवन इक्वल से मीडियम भी आप कह सकते हैं, राइट। इस साइड ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोड को हम यहाँ पर सिग्निफाई कर सकते हैं, राइट। तो c upon mu is equal to mu m lambda, therefore mu m is equal to c upon mu lambda, right, and mu is the refractive index। तो यहाँ पर lambda की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। lambda की वैल्यू क्या था, वेवलेंथ, जो लाइट का वेवलेंथ यहाँ पर है वो क्या है, that is 2l upon m,
2L, m ऊपर चला गया, तो ये m इंटू सी अपॉन 2μl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मोड। So this mu m is frequency of mth longitudinal mode of oscillation। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए कि m is the mode order, ना कौन सा मोड है, फर्स्ट मोड है, फंडामेंटल मोड है या हायर ऑर्डर है, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस फॉर्मुलेशन से हम डिफरेंट मोड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या कहते हैं, we can say that for first mode of oscillation m equal to 1, right। तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो mu1 is equal to c upon 2μl, and that is called fundamental longitudinal mode। ये आपसे पूछा जा सकता है what is fundamental longitudinal mode, right। तो fundamental longitudinal mode क्या होता है, basically mu1 is equal to c upon 2μl, and the frequency, this mu1 is the fundamental frequency of the optical cavity, right। अगर आपने इस जो एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल मोड में अगर ऑर्डर ऑफ मोड ऑर्डर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉन्गिट्यूडिनल मोड, राइट। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी। फंडामेंटल मतलब फर्स्ट, राइट। इनिशियल जो इसमें मोड जो ऑब्जर्व होगा, जो स्टैंडिंग वेव जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके बारे में बात करें। तो इसको इस तरह से डायग्राम में समझें कि इस तरह से हम उसमें इनसाइड द कैविटी हम इमेजिन कर सकते हैं। सिंस द लेंथ यहाँ पर कैपिटल एल ही समझें, कैपिटल एल, राइट। नोट्स में भी आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग कैपिटल एल इनिशियली लेके चल रहे हैं। सो लेंथ ऑफ द कैविटी accommodate half wave, which is the case of single axial or longitudinal mode। यानी कि इस केस में उस स्टैंडिंग वेव जो उसमें हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैविटी क्या करेगा, हाफ वेव को केवल एकोमोडेट कर सकता है फर्स्ट ऑर्डर में, m is equal to 1। ये यहाँ पर हाफ वेव को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। ये इधर से अगर गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर मिरर m1 और m2 मिरर रिप्रेजेंट किया गया है। और ऊपर कंडीशन हमने क्या पढ़े थे कि लेंथ दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो फंडामेंटल मोड के लिए हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल मोड के लिए यहाँ m की वैल्यू इक्वल टू 1 कर दिया, राइट। फंडामेंटल लॉन्गिट्यूडिनल मोड के लिए m इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यानी कि जो वेवलेंथ था यानी कि वो हाफ है यहाँ पर, राइट। तो हाफ वेव which is the case of single axial or longitudinal mode, right। आप based on second, third, fourth इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक जनरल फॉर्मुलेशन इसमें मेंशन कर सकते हैं जो कि शुरू में ही हमने कैलकुलेट कर दिया है। इधर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में एक फॉर्मुलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये फॉर्मुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंट मोड्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशंस में जो हमने कैलकुलेट किया उसमें m की वैल्यू 2 रख दीजिए, राइट। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ कैपिटल L ही रखे हम, राइट। L इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट लैम्डा, यानी कि that is the length L of the cavity can accommodate a full wave, which is the case of 2 axial or longitudinal modes, right। 2 axial or longitudinal modes, that is the case of 2 axial or longitudinal modes। यानी कि जो फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट और ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या था, m is equal to 1 के लिए सेकंड ऑर्डर, राइट। तो ये ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ ऑफ द वेवलेंथ एकोमोडेट करेगा कैविटी, राइट। एक्सियल में, एक्सियल मोड में या लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स में एक ही चीज है, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल। और सेकंड मोड में कंप्लीट वेव को एकोमोडेट कर सकता है कैविटी, राइट। तो इसको हम इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए कि फुल वेव को उस कैविटी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है।
यहाँ पर मिरर उसी तरह से M1 मिरर 100% रिफ्लेक्टर है और ये पार्शियली रिफ्लेक्टर यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, जिससे हमें लेजर आउटपुट यहाँ पर भी मिलता है आउटपुट में। तो यहाँ पर लेंथ को हमने तो सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड मोड ऑर्डर के लिए लेंथ कितना होगा कैविटी का, L is equal to lambda. That means that can accommodate complete wave, full wave को ये accommodate कर सकता है, right? इसी तरह से आप यहाँ पर थर्ड क्या हम बात कर सकते हैं, m is equal to 3 थर्ड मोड ऑर्डर के लिए L की वैल्यू जो लेंथ है that will be equivalent to 3 lambda by 2 यानी that is equivalent to 1.5 lambda यानी कि इस कंप्लीट से हाफ पहुंच जाता है। सो इन जनरल जो फॉर्मुलेशन जो हमने पहले ट्राई किए थे वहां से लेंथ का फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, ये इसमें माइनर सा मिस्टेक है रिप्रेजेंटेशन में लेंथ का, तो आप नोट्स में भी करेक्शन कर लेंगे जो गूगल क्लासरूम पे अपलोड रहेगा, राइट? जब भी आप उसको क्लियर अप करें, राइट? सो न्यू इज इक्वल टू उसी प्रीवियस फॉर्मुलेशन से, ये इन जनरल जो यहाँ पर इससे कंफ्यूज ना होगा। यहाँ पर देखिए प्रीवियस पेज पे मैंने जो बताया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन जो यहाँ पर फाइंड आउट किए जनरल फॉर्मुलेशन, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC अपॉन 2 न्यू m या फिर न्यू m इज इक्वल टू MC अपॉन 2 न्यू m, राइट? तो उसी को इन जनरल यहाँ पर लिखिएगा, न्यू इज इक्वल टू दैट इज द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन लॉन्गिट्यूडिनल मोड, right? mu is equal to m into c upon 2 mu l। तो यहाँ पर सारे नोटेशंस आई होप कि मालूम है, right? So as we can have large, as m can have large number of values, so the theoretically a cavity can resonate at a very large number of frequencies। तो उस कैविटी के इनसाइड में क्योंकि m की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, right? तो हम ये कह सकते हैं कि उस कैविटी के इनसाइड में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस डिफरेंट पॉसिबल लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स इन अ कैविटी, क्योंकि उसमें डिफरेंट मोड्स है उस कैविटी के इनसाइड में। रेजोनेट विद द कैविटी की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि एक्टिव मीडियम प्रेजेंट है, राइट? और ये मिरर यहाँ पर हम लगा रखते हैं। तो इस कैविटी के इनसाइड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, इसमें बहुत सारे मोड्स है। तो क्या अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि सारे के सारे हम मोड्स को क्या हम रियल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं? नहीं। अगर सारे के सारे मोड्स अगर यूज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी प्रोफाइल होगी जो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाएगा, उसमें पावर लॉसेज हो जाएंगे, तो वो मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक पार्टिकुलर मोड को उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट? और जो कि हमें हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो इसमें बहुत सारे इस कैविटी के इनसाइड में वो फ्रीक्वेंसी मोड्स बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है, राइट? स्टैंडिंग वेव्स जो जिसको हम कह रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट? और डिफरेंट उसमें मोड्स अवेलेबल है। तो उसका फिर जैसे कि अलग अलग ये रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मुलेशन हमने ट्राई किए, इससे मान लीजिए कि एक फर्स्ट वन का कोई वैल्यू है, कोई मोड की वैल्यू है, सेकंड वन की वैल्यू है, थर्ड की, इस तरह से तो उनकी सेपरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज और मोड दैट इज गिवन बाय जस्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लें उसके इनिशियल और नेक्स्ट वन के बीच में, मतलब दो एडजेसेंट के बीच में अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो क्या कह सकते हैं, जस्ट इस फॉर्मुलेशन में यहाँ पर जो हमने फॉर्मुलेशन फाइंड आउट की, n की जगह n+1 कर देंगे और एक इनिशियल रहेगा उसके जस्ट पैरेलल, यानी दो एडजेसेंट के बीच के हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि हम उसके स्प्रेडिंग कितनी है उस फ्रीक्वेंसी मोड, राइट? सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू m+1 माइनस न्यू m। तो न्यू m की वैल्यू हमने इनिशियली कैलकुलेट की, ये रख दिए, राइट? और यहाँ पर m की जगह m+1 रख देंगे तो न्यू m+1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, राइट? ये तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा या फिर मोड स्पेसिंग कह सकते हैं, दैट इज डेल्टा न्यू
इज इक्वल टू सी अपॉन 2 म्यू एल। यानी कि ये जो मोड स्पेसिंग है, मोड एक तरह से क्या है, फ्रीक्वेंसी है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं मोड, राइट। और उस फ्रीक्वेंसी का जो स्पेसिंग है, मतलब कितने स्पेस में वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज गिवन बाय सी अपॉन 2 म्यू एल। यानी कि ये जो मोड स्पेसिंग है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग, इस 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज लेंथ ऑफ द रेजोनेटर, उस रेजोनेटर की लेंथ कितनी है, राइट, उस रेजोनेटर कैविटी की लेंथ कितनी है, एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इस कैविटी के इनसाइड में हमने कौन से एक्टिव मीडियम यूज कर रखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि डिफरेंट मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर कौन से सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करेगा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मालूम है, ये फिक्स है। देयरफॉर स्मॉलर इज द लेंथ ऑफ द कैविटी। अब इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, इस मैथमेटिक्स से फिजिक्स हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आप ये जो हमने ट्राई किया, फिजिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स यहाँ पर ट्राई कर लिए, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि इन फ्यूचर अगर आप लेजर डिजाइन कर रहे हैं, लेजर पे आप वर्क कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेजर आपको उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से वो आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर फिजिक्स बताया। Therefore, a smaller is the length of the cavity. For a given medium, greater is the mode spacing. ये जो मोड स्पेसिंग है वो ज्यादा होगी, है ना। अगर लेंथ को हम स्मॉल कर दें, यानी कि ये जो मीडियम है वो मीडियम स्मॉल होना चाहिए, ये स्पेसिंग इंक्रीज करने के लिए, मोड स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए ये स्पेसिंग कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा एक्टिव मीडियम यहाँ पर यूज कर लिया है रेजोनेटर कैविटी का, तो उससे मोड स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, ये स्मॉल होना चाहिए, राइट। सो एक यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि उस स्पेसिंग में, इस डेल्टा न्यू में कितने फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने ले रखा है कि इफ L is equal to 50 सेंटीमीटर, इमेजिन कीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.5 मीटर, अगर एम केस में बात कर रहे हैं, राइट, 5.5 मीटर, एंड मीडियम इज एयर। उस एक्टिव मीडियम की हमें यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1, एयर का इफेक्टिव इंडेक्स 1 हमें मालूम है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर हमने 0.5 रख दिया, 1 हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्योंकि 2 × 0.5, राइट, बेसिकली इट इज 3 × 10⁸, अपॉन में तो मीन 1 ही रह जाएगा, तो 3 × 10⁸ हर्ट्ज, बेसिकली दैट इज सी की जो वैल्यू था वही आ गया। तो जो यहाँ पर मोड स्पेसिंग हुआ दैट इज 3 × 10⁸ हर्ट्ज, और यू कैन से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी वहां पर उस मोड कैविटी के इनसाइड में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि जो उसकी मोड स्पेसिंग होगी वो 300 मेगाहर्ट्ज होगी, राइट, आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो इसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पर बॉदर करूँ, बहुत ही कंसंट्रेट करके समझिए इसको। देखिए, since delta nu is equal to 3 × 10⁸ hertz means that the cavity or optical resonator supports 3 × 10⁸ frequencies, hertz होता है frequency unit. So practically the laser does not operates at all frequencies. इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये समझने के लिए ही मैं अपने नोट पर लिख रखा हूँ, है ना। So a laser does not operate at all frequencies, but it operates only at selected few frequencies for which the gain exceeds all the cavity or resonator losses. तो इतनी जो फ्रीक्वेंसी मोड स्पेसिंग है, इन सारे के सारे पे वो लेजर रियल लाइफ पे वर्क नहीं करता, ऑपरेट नहीं करता है, पार्टिकुलर जो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होगा, और वो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। थ्रेशोल्ड कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा, वो थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या था कि द गेन एक्सीड्स ऑल द कैविटी और रेजोनेटर लॉसेस, जो हमने
एक एक्सप्रेशन लैम्डा थ्रेशोल्ड का जो पढ़े थे वो अल्फा एल ऑल टाइप ऑफ लॉसेस प्लस समथिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक कैलकुलेट किए थे, तो ये एक्सीड करना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उस लेजर कैविटी में, मतलब प्रैक्टिकल लेजर ऑपरेशन में हम उसको यूज करेंगे, राइट। सो अ लेजर व्हिच ऑपरेट्स विद a single longitudinal mode, that is called single frequency laser। आप देखिए, जिसको हम कह देते हैं ना कि ये लेजर लाइट इस पार्टिकुलर वेवलेंथ का है या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, उसका मीनिंग हुआ कि दैट इज सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर। बेसिकली दैट इज द सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल मोड। सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि उसके इनसाइड में मोड स्पेसिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसको हम सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल मोड कह रहे हैं, उसमें से ये कंडीशन, थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उस पार्टिकुलर के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को, उस लेजर लाइट को यूज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स, राइट। अब हम लोग बहुत फास्ट डिस्कस करें नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रांसवर्स मोड्स। ट्रांसवर्स मोड्स में मैं यहाँ पर बहुत सारा मैटर लिख रखा हूँ, और इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये मैटर अगर मैं ब्रीफ किया तो फिर समझ में भी नहीं आना है, राइट। तो नोट्स में भी आप कोशिश करेंगे ये सारा कुछ मेंशन करें। कई सारे बुक से मर्ज करके मैटर यहाँ पर लिख रखे हैं। सो बेसिकली ट्रांसवर्स मोड्स, तो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में जैसे बोला था कि लाइट के जो नेचर की हम जो बात करते हैं, ट्रांसवर्स मोड, ट्रांसवर्स नेचर होता है, वो साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, राइट। एक्सियल मोड यानी कि हम लॉन्गिट्यूडिनल मोड की बात कर रहे हैं, तो वो मतलब जो भी उसके अंदर एक्सियल मोड में या लॉन्गिट्यूडिनल मोड में जो भी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मोड, राइट। बट ट्रांसवर्स मोड और लॉन्गिट्यूडिनल मोड में क्या डिफरेंस है? इट डिफर बोथ इन फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी पैटर्न। ट्रांसवर्स मोड में उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाए, एंड दैट आर डिटरमाइंड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेजर बीम। जो हम लेजर लाइट सोर्स यूज करते हैं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? एरिया तो होता है कि उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, जो इसका फ्रंट पोर्शन है जिससे कि वो लेजर लाइट इमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, राइट। तो दैट इज ट्रांसवर्स मोड, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेजर बीम। उसी से लेजर लाइट इमिट हो रहा है, राइट। तो पार्टिकुलर एरिया पे ही उस बीम को हम फोकस करते हैं, right? So the modes of vibration or oscillation in the cavity are defined by the set of integers. And that set of integer is represented as M and Q. And these modes of vibration are called transverse electromagnetic modes. उसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? TEM, MNQ। सब स्क्रिप्ट में यहाँ पर MNQ, और आगे चलके इसको हम Q को एक्सक्लूड कर देंगे because this is the axial indices, right? So basically set of three indices that is called transverse modes, right? So out of these integers, M and N are the transverse indices, and Q is longitudinal indices. Each mode in an optical resonator has a characteristics distribution of amplitude and phase. अब उस कॉरेस्पॉन्डिंग एम और एन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक बार इंडस्ट्री डायग्राम एक बार देखें। इस तरह से उसका जो स्पॉट है जो हम लेजर लाइट आउटपुट में देख रहे हैं, तो उसके मोड के बेसिस पे, उसके एरिया के बेसिस पे, उसके इंटेंसिटी और फेज के बेसिस पे किस तरह से हम ट्रांसवर्स मोड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 3 1 1 2 1, right? So this is the representation of this indices M N, right? तो इसको ज्यादा हम मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं बॉदर किया हूँ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में इस चीज को और डिटेल में हम लोग बॉदर करते हैं, राइट। सो इवन स्टडी मटेरियल इसका डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आपके गूगल क्लासरूम पे इसका कॉपी अवेलेबल रहेगा, उसको फॉर्मुलेशंस के बारे में और डेरिवेशंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, राइट।
So each mode of an optical resonator has a characteristic distribution of amplitude and phase. Right? ये टर्म ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांसवर्स मोड में इंडिविजुअल होगा वो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? हर एक के पास एक पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा, उसका फेज होगा, राइट? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसवर्स मोड। So the distribution of amplitude and phase in a plane perpendicular to the axis of resonator is described by the transverse indices. अब ये ट्रांसफर इंडाइसेस क्या है? जो यहाँ पर हमने एम एन को जो रिप्रेजेंट किया है उसको यहाँ पर कहा जाता है, and that is characterized by a given combination of m and n respective of the value of q index, and that is represented by q। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सियल मोड को, एक्सियल इंडाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम जस्ट ट्रांसवर्स इंडाइसेस को ले रहे हैं, दैट इज एम एन। तो दिस इज TEM, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ना इसको समझिएगा, दिस इज द ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स, राइट? जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स मोड्स में, राइट? तो इसका पिक्टोरियल अगर हम लोग चेक करें तो प्रीवियस में जैसे कि मैंने लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट किए थे दो रेजिमेट्रिक बेसिस पे, तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसवर्स मोड्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में फंडामेंटल मोड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, फंडामेंटल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स को, राइट? और ये हायर ऑर्डर ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम एक्सियल में डायमेंशन में बात करें रेजोनेटर की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात करते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बात करें, एक्सिस की बात करें, राइट? तो उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं, राइट? तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मुलेशंस आता है, दैट इज गिवन बाय nu is equal to c upon 2 nu within bracket m square upon a square plus n square upon b square plus q square upon l square raised to power 1 by 2, right? So यहाँ पे indices आपको मालूम है, m and q are the indices and mn stands for mn are the indices of ट्रांसवर्स मोड। l रेजोनेटर की लेंथ है, c यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, a are the constants, right? So इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो मेन फैक्टर है उसको मैं यहाँ पर आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत करते रहा हूँ, राइट? So these modes are lesser in number as compared to axial modes. कौन से modes? ट्रांसवर्स मोड्स की बात कर रहे हैं कि ट्रांसवर्स मोड्स लेजर कैविटी के इनसाइड में बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू एक्सियल मोड्स। यानी कि अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर में हम इसकी क्वांटिटी कम होगी इस मोड्स की एज कंपेयर टू एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। यानी कि जो TEM है ये कम प्रेजेंट होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स है एक्सियल मोड से वो ज्यादा प्रेजेंट। सो इट इज इजी टू ऑब्जर्व, ये इसको हम इजिली वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ट्रांसवर्स मोड्स आर, ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो मैंने डायग्राम अभी नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट किए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि ट्रांसवर्स मोड इस चीज से कैरेक्टराइज होता है एम्पलीट्यूड एंड फेज। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन पार्टिकुलर साइड। अगर मैं साइनोसॉइडल वेव यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये ऊपर बनना चाहिए, बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड बनना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट ये पार्टिकुलर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, राइट? और फेज क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द वेव, राइट? ये पार्टिकल वो कहाँ पर उसका लोकेशन है, दैट इज द फेज, राइट? तो फेज के बारे में ऐसे हम लोगों ने बहुत पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लास में इवन। तो जो ट्रांसवर्स मोड्स दो पैरामीटर से कोरिलेट करता है, तो उसके बेसिस पे उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस ट्रांसवर्स मोड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसवर्स मोड क्या है कि उसके m और n की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डिफरेंट हमें इंटेंसिटी पैटर्न
रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन कौन से होते हैं, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। 0 0 0 1 ऐसे देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक में नहीं लिखा है, बट आपके नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है यहाँ पर उसमें ये प्रॉपर दे रखे हैं। देखिए आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 3 एंड 1 1 2 1, राइट। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मोड की। इसको मैं ज्यादा बॉर्डर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 0 है, तब उस केस में जो ट्रांसवर्स मोड होगा वो कुछ इस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न इसका ऑब्जर्व होगा। अगर मान लीजिए m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 0 है, तो जो इंटेंसिटी पैटर्न जो होगी वो इस तरह से, राइट। तो बेसिकली इट इज इंटेंसिटी पैटर्न। और आप इस तरह से इस डायग्राम में, मतलब दोनों पेज पे जो डायग्राम रिप्रेजेंट है यहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएशन, राइट। जैसे कि 0 0 है तो ये जो सेंट्रल स्पॉट जो है इस तरह से दिख रहा है, तो ये मैक्सिमा दिख रहा है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है, राइट। और 0 1 में कुछ इस तरह के इंटेंसिटी पैटर्न होता है और 0 2 में कुछ इस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न होता है, राइट। सो विद इन 3 मिनट्स में इसको कंप्लीट करूं। तो ये हमने बॉर्डर कर लिए, 0 0 मोड, 0 1, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर अब इन ब्रीफ कीजिए, समझिए, फिर लेक्चर ओवर हो जाएगा। सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड सबस्क्रिप्ट में जो mn है, दैट इज द इंडाइसेस दैट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द फील्ड और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का, कि एनर्जी उस कैविटी के इनसाइड में, लेजर के इनसाइड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो हम लेजर बीम ऑब्जर्व कर रहे हैं सोर्स से, रेजोनेटर से, कैविटी से, उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है, राइट। सो TEM describes the shape of the field or energy distribution in the laser beam emerging from the laser resonator or cavity. So the energy distribution determines the divergence of the emerging beam and how well this beam can be focused, right? कि ये किस तरह से वो डाइवर्ज हो रहे हैं, जो वहां से पार्टिकुलर कैविटी से इमर्ज हो रहा है, तो किस तरह से उस जहां पर हम उसको फोकस कर रहे हैं, तो ये जो बीम है किस तरह से वो डाइवर्ज हो रहा है, इस उसको भी मेजर करता है। So it means TEM have different beam diameter and divergence. ये जो बीम डायमीटर है इसमें डिफरेंस बीम डायमीटर होता है एंड डाइवर्जेंस भी डिफरेंट होता है, जो कि हमने नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। जो ऐसे स्पॉट जो बना रखे हैं वो डायमीटर और उसके डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डायमीटर का है, राइट। सो TEM ऑफ लोअर ऑर्डर हैज लो डाइवर्जेंस। जब उसके ऑर्डर को हम कम देखें तो उसकी डाइवर्जेंस होगी वो कम होगी, एंड इट्स इंटेंसिटी profile is small. Intensity profile is small. Therefore, TEM of lower order can be focused to a small spot, that is TEM 0 0. यानी कि लोअर ऑर्डर को हम स्मॉल स्पॉट के फॉर्म में उसको फोकस कर सकते हैं, राइट, दैट इज TEM 0 0. तो अगर आप लेजर यूज कर रहे हैं रियल लाइफ में, आइदर प्रेजेंटेशन में ही हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, उसमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर ये सब चीजों को आप बॉर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेरीज होगा तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, राइट।